इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं जल्दी के इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम जिस विषय के साथ आए हैं उस विषय से आज महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित होती जा रही हैं और इससे फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो रही है। आज का हमारा विषय है एंडोमेट्रियोसिस। आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और ये किस तरह से फर्टिलिटी या इक्वालिटी को अफेक्ट करता है, क्या कुछ इसके डायग्नोसिस के उपाय हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और क्या ये जो ग्रेड इसको लेकर कहा जाता है कि ग्रेड 4, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 इसे कैटेगराइज किया जाता है। तो इसी ग्रेड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ग्रेड 1, 2, 3, 4 अफेक्ट करती है एक महिला की बॉडी को अगर उससे एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। तो यही सब आज हम जानने और समझने यहाँ बैठे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर डॉरथी घोष। तो अब मैं उन्हें यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉरथी घोष हमारे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर डॉरथी घोष, आपका एक बार फिर से हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। Hi Ankita, and welcome to all my viewers, and really nice to be back on Zealthy Connect, and kudos to Zealthy Connect for doing a great job in awareness program and reaching out to women. And I am really in awe of the work that you're doing, and kudos to Zealthy Connect and kudos to you Ankita. Thanks a lot मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि हम लगातार जो विषयों को उठा रहे हैं जो महिलाओं से संबंधित है, और आज का भी जो विषय है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस से वर्ल्ड वाइड कम से कम 10% महिलाएं ग्रसित हो रही है। आखिर क्या कुछ है ये, कैसे ये इसका समाधान है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, यही आज हम आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज एंडोमेट्रियोसिस, ये होता क्या है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये उन महिलाओं में देखा जाता है जिनका उम्र ज्यादा होता है, जैसे 35 इयर्स के ऊपर अगर कोई महिला का एज है, ये एक कारण है। दूसरा जो कारण है जो देखा गया है, जिन महिलाओं में एक बार भी कंसेप्शन नहीं आया है, जिसको हम लोगों की मेडिकल भाषा में बोलते हैं नालीपैरिस। नालीपैरिस मतलब जिनको एक बार भी कंसेप्शन नहीं आया, कोई बेबी नहीं है, तो ये भी एक कारण है। अभी ये एंडोमेट्रियोसिस जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें होता है जो ये हर महीना जो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, ये बैक फ्लो करके पेल्विक कैविटी में जगह जगह पे वो डिपॉजिट होने लगता है। और जहां जहां पर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड डिपॉजिट होता है वहां पर सूजन बनते जाते हैं, विच वी इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट पेल्विक इन्फ्लेमेशन। तो ये धीरे धीरे ये सूजन जो है बढ़ना शुरू होता है और सभी ऑर्गन्स जो है ये चिपकना शुरू हो जाता है। सो इस कारण से धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है एंड कॉम्प्लिकेशन दिखता है। तो इसके जो मेन कारण क्या होते हैं, आखिर क्यों एक महिला को एंडोमेट्रियोसिस की समस्या का सामना करना पड़ता है? राइट, ये एंडोमेट्रियोसिस लेके बहुत रिसर्च हुआ है from ages and down the years. Many articles have been written, a lot of research has been done all over the world. तो इसका जो कॉमनेस्ट कारण है जो देखा गया है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। अब ये जो टर्म है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, इसका मतलब है हर महीना जो पीरियड का जो ब्लड फ्लो होता है औरत में, तो उसमें देखा गया है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड पीछे की तरफ वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं। मतलब रेट्रोग्रेड मतलब पीछे की तरफ। तो ये ब्लड फ्लो बैक फ्लो होके ये मेंस्ट्रुअल ब्लड पेल्विक कैविटी के जगह जगह में डिपॉजिट होता है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जो कॉमनेस्ट कारण है थ्योरी। दूसरा जो थ्योरी है, जेनेटिक भी थ्योरी देखा गया है। जैसे अगर फैमिली में स्पेशली मदर साइड, आंट, इन सब में अगर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है किसी महिला के फैमिली में, तो देखा गया है ये जेनेटिक कॉज भी है, जीन्स के कारण भी ये एंडोमेट्रियोसिस देखा जाता है। थर्ड जो कारण है इन्वायरमेंटल।
इट हैज बीन शोन, ये रिसर्च करके अंकिता भी देखा गया है, विथ टाइम विथ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स ये जो प्रॉब्लम है ये ज्यादा होता है, ये सूजन पेल्विक कैविटी में ज्यादा होता है, एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट ज्यादा होता है। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन भी एक कारण है जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। देन देयर इज अनदर कॉज जिसको बोलते हैं म्यूलेरियन थ्योरी। हम व्यूअर्स के लिए थोड़ा इजी करके समझा देते हैं। जैसे एम्ब्रायोनिक स्टेज, जब मतलब फीटस जब तैयार होता है, एम्ब्रायो जब तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, म्यूलेरियन डक्ट बोल के एक चीज होता है, म्यूलेरियन टिश्यू, और वही म्यूलेरियन टिश्यू है जो डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। जैसे अगर कोई फीमेल फीटस के बारे में हम लोग बात करें तो वही म्यूलेरियन टिश्यू से तैयार होता है आपका यूटेरस, आपका फिलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यहाँ तक कि भी यूरिनरी ब्लैडर, किडनी। तो ये म्यूलेरियन टिश्यू जो है अगर डिफ्रेंशिएट सही तरीके से ना कर पाए इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, और वो यूटराइन जो अंदर का जो परत है एंडोमेट्रियम, वही टिश्यू ही बने डिफरेंट ऑर्गन्स में, ओवरी में, ब्लैडर में, फिलोपियन ट्यूब में, तो वही लड़की जब बड़े हो जाएंगे ना तो उनका ये एंडोमेट्रियोटिक फीचर्स दिखने लगेंगे। ओके। सो दीज आर द वेरियस थ्योरीज। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हाँ, देखिए एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है, इट इज एक्चुअली वेरी सैड एंड डेबिलेटिंग डिजीज, क्योंकि हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसे बहुत औरतों को हम लोग देखते हैं जो बहुत सफर करती है ये एंडोमेट्रियोसिस के चलते। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस में बोलते हैं कि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना ही अच्छा है फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स कम रहते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेन होता है, क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, वो होने लगता है। बहुत बार देखा गया है थोड़ा बैक पेन होता है। दीज आर द अर्ली सिम्टम्स में भी। लेकिन जैसे जैसे एंडोमेट्रियोसिस बढ़ना शुरू होता है, फ्लेयर अप होता है, सिम्टम्स ज्यादा होने लगता है। जैसे क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, कोई महिला में पूरा होल मंथ ही उनका लोअर एब्डोमेन में पेन रहे, ये एक सिम्टम। सिवियर बैक पेन रहे। देन ऑल द वुमेन हु आर मैरिड, मतलब इंटरकोर्स के टाइम में दे हैव पेनफुल इंटरकोर्स, जिसको डिस्पैरोनिया बोलते हैं मेडिकल वर्ड्स में। तो ये जो पेनफुल इंटरकोर्स, तो इसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर होता है। एंड अगर वो एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज्यादा फ्लेयर अप करे, मतलब वो डिपॉजिट जो है यूरिनरी ब्लैडर बोलिए, रेक्टम बोलिए, ये सब जगह में भी अगर एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू डिपॉजिट होने लगे, मेंस्ट्रुअल ब्लड डिपॉजिट होने लगे, तो उस औरत में देखा जाएगा इवन ड्यूरिंग यूरिनेशन शी इज हैविंग पेन, while passing urine and also while passing stool she will have pain. तो ये आप जो देख रहे हो अंकिता, ये स्टेज बाय स्टेज बहुत सिवियर हो जाता है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर करते हैं। और तो इसीलिए जी, और मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स के बारे में पता भी नहीं चलता है, कुछ सिम्टम्स दिखते भी नहीं है, और जब एक महिला कंसीव करने की तैयारी करती है, बेबी प्लानिंग की, तब जाके कहीं ना कहीं ये डिटेक्ट होता है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। राइट, ये बहुत सही बात है। देखिए, जैसे अगर हम लोग अपने देश के बारे में भी सोचे ना, इफ वी टॉक अबाउट इंडिया स्पेशली, आप देखोगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जैसे लड़कियां हैं, वो भी थोड़ा निग्लेक्ट होते हैं बहुत जगह में, गांव में बोलिए, इंडिया में बहुत ऐसे हैं। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है, सही बोलिए तो अभी सोशल मीडिया बोलिए, women are getting educated, adolescent girls are being educated in schools, so awareness program ज्यादा है। लेकिन एक जमाना था जब इतना ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं था। तो क्या होता है ना, कोई लड़की का जब तक शादी नहीं होता है, बहुत सारी चीज सामने नहीं आते। दे गो टू स्कूल में भी, घर में किसी को बोलने का भी इन लोगों का नहीं होता है। तो वंस दे गेट मैरिड एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब ये लोग बेबी प्लानिंग करते हैं, तब when they don't conceive in a natural way, they visit a doctor. तब जाके वो डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करके देखते हैं, तो तब इन लोगों को सामने आता है कि ये सब प्रॉब्लम है।
लेकिन उनका ऐसा कोई भी सिम्टम्स अंदर में वो फ्लेयर अप हो रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने ठीक तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए. दैट इज व्हाई इट वाज अनडायग्नोस्ड. ओके. और जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इनफर्टिलिटी का एक मेन रीजन आजकल एंडोमेट्रियोसिस भी बनता जा रहा है. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये किस तरह से फर्टाइल हेल्थ को अफेक्ट करता है और एग क्वालिटी पर किस तरह का प्रभाव डालता है. राइट. नाउ एंडोमेट्रियोसिस का मेन एंड द फॉरमोस्ट कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पेन, मुझे लगता है सबसे ऊपर में कॉम्प्लिकेशन में पेन है, विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. या The second most common complication is fertility issue in endometriosis. You are absolutely right. अभी आप अगर फीमेल एनाटॉमी के बात हम करें तो आपको जैसे अगर हम लोग सोचे कि फेलोपियन ट्यूब है, यूटरस है, एंड दोनों साइड में ओवरीज है, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी. नाउ ये जो हम आपको समझाए कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो बैकफ्लो करके जो जगह जगह में डिपॉजिट होता है, वही ब्लड जब जाके ओवरी में डिपॉजिट होता है तो धीरे धीरे वो खून जम के इट बिकम्स अ डार्क चॉकलेट कलर्ड फ्लूइड and it becomes a chocolate cyst. An endometriotic cyst in medical science is also called chocolate cyst only because it's a dark chocolate colored fluid which accumulates inside the cyst. अब ओवरी जो है, जो अंडाशय बोलते हैं, वो हो गया एक छोटा सा ऑर्गन. अगर वो ऑर्गन में इतना बड़ा सिस्ट हो जाए तो बाकी का जो हेल्दी ओवेरियन टिश्यू है वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लगता है. सो इस कारण से देखा गया है जिन महिलाओं में ये एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, चॉकलेट सिस्ट मतलब रेकरेंट चॉकलेट सिस्ट बनते जा रहे हैं, their egg quality slowly gets hampered because वो healthy ovarian tissue को भी damage कर देता. That is one issue. The other fertility issue, we will be talking about it further also, but let me touch upon that. The other fertility issue is धीरे धीरे ये सूजन के वजह से, all the pelvic adhesions के वजह से अंदर का जो anatomy है, जो alignment होना चाहिए uterus, tubes and ovaries का, वो पूरा distort हो जाता है, जिस कारण से the woman has difficulty conceiving. Conception में उनको problem. ओके. और मैम यहाँ पे एक व्यूअर ने सवाल पूछा है, कैन एंडोमेट्रियोसिस किल आवर एग आल्सो, जैसे हमने अभी एग हेल्थ पे बात की. या राइट. अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले हम समझाए कि अंडाशय जो हो गया वो छोटा सा ऑर्गन है, तो वहां पर अगर चॉकलेट सिस्ट बने और वो चॉकलेट कलर का फ्लूइड वो हेल्दी फ्लूइड नहीं होता है, उसमें जो टॉक्सिन्स रहते हैं बाकी का जो हेल्दी ओवेरियन टिश्यू है उसको भी डैमेज कर देता है, जिस कारण से उस महिला में देखा गया है AMH, एंटीम्यूलेरियन हार्मोन, जिससे हम लोग अंडा तैयार करने का क्षमता डिटेक्ट करते हैं, वो ब्लड वैल्यू से वो धीरे धीरे घटने लगता है एंड नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम होने लगता है. दैट इज द इश्यू. ओके. अपार्ट फ्रॉम एग हेल्थ और किस तरह से ये फर्टाइल हेल्थ एक विमेन की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है एंडोमेट्रियोसिस? राइट. इसका सही बोलिए तो कोई सीमा नहीं है अंकिता. एंडोमेट्रियोसिस इज सच अ फ्लेयरिंग डिजीज. अगर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ना हो एंड द वुमेन डज नॉट ट्राई फॉर प्रेगनेंसी अर्ली, मतलब जितना हो सके एक ड्यूरेशन ऑफ 3 to 6 months के बाद, तो ये धीरे धीरे फ्लेयर अप हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू द सोसाइटी, टू ऑल द वुमेन हु आर हियरिंग टुडे in the Zealthy Connect, our live show. It's a very important message to them कि endometriosis का the mantra is early detection. जितना टाइम वेस्ट होगा ना ये फ्लेयर अप होते जाएंगे. तो एक तो हम बता दिए कि एग क्वालिटी डैमेज होता है. नाउ द सेकंड थिंग इज जो अलाइनमेंट है, जो एनाटॉमी है, वो सूजन के वजह से धीरे धीरे वो डिस्टॉर्ट होने लगता है. तो एक महिला जब हस्बैंड के साथ रहते हैं, दे आर हैविंग इंटरकोर्स एवरी मंथ, दे आर ट्राइंग फॉर अ नेचुरल प्रेगनेंसी, वो स्पर्म्स जब तक सही तरीके से फेलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल ना करे वो एग को कैसे फर्टिलाइज करेगा? तो बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द एनाटॉमी फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर.
and the couple is keeping on trying, they are waiting, but it's not happening. Similarly, अगर हम लोग IUI के बारे में भी सोचे, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तो भी देखा जाता है कि कंसेप्शन नहीं हो रहा है, only because the sperms do not get the proper alignment to travel and reach up to the fallopian tube to fertilize the egg. So that is why in endometriosis, a woman has problem conceiving naturally also, even after IUI. Okay. And the third, a very important thing, ये जानना जरूरी है, ये जो menstrual blood है, जो जगह जगह में deposit होता है, it's a toxic fluid. वो healthy नहीं है. उसमें बहुत सारे ऐसे cytokines, inflammatory products, prostaglandins, जो धीरे धीरे वो pelvic inflammation cause करते हैं, सूजन cause करते हैं. यहाँ तक कि भी यूटरस का अंदर का माहौल भी डैमेज करता है. तो यूटरस का अंदर का माहौल अगर डैमेज हो जाए, तो अगर प्रेगनेंसी आए भी, तो वो मिसकैरेज का रिस्क होता है. Okay. So these are the various stages. It not only affects the egg quality, it affects the anatomy, it causes pelvic inflammation, and finally it even damages the uterine environment. जिस कारण से हो सकता है इम्प्लांटेशन ना हो, मतलब इम्ब्रायो जो आके जो यूटराइन वॉल में जो चिपकना जो शुरू होता है, ग्रो करना शुरू होता है, इम्प्लांटेशन भी ना हो, मिसकैरेज का भी रिस्क होता है. और शायद यही वजह है, जैसा कि आप भी बता रही हैं, मेरा सवाल भी यही था कि क्या अगर एंडोमेट्रियोसिस के बावजूद एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, और एक प्लेसेंटा को लेकर भी कुछ मैंने पढ़ा था कि वो भी अफेक्ट होता है. राइट. देखिए, आपको जैसे पता ही है कि प्रेगनेंसी हम लोग 3 भाग में भाग करते हैं ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और द फाइनल ट्राइमेस्टर. राइट. नाउ इन अ वुमन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का रिस्क होता है. सो मे बी इट कैन बी अ मिस्ड अबॉर्शन. मानिए कि एम्ब्रायो एक स्टेज के बाद ग्रो करना ही बंद कर दे, the fetal heartbeat is absent. That is one thing. Another thing is there can be spontaneous abortion कि एक टाइम के बाद uterus is not able to keep the fetus और वो अपने आप bleeding होके miscarriage हो जाता है. But as you were suggesting, जो placenta के बाद हम लोग कर रहे थे ना, you are absolutely right. later pregnancy में in patients of endometriosis देखा गया है there is risk of preterm delivery. मतलब 9 months के पहले, 36 weeks के पहले देखा जाता है she has severe abdominal pain और वो बेबी टाइम के पहली डिलीवरी का रिस्क हो जाता है. That's preterm delivery. There is risk of placenta previa. Placenta previa मतलब क्योंकि यूटरस का अंदर का माहौल एंडोमेट्रियोसिस के कारण, सूजन के कारण इतना फ्लेड अप है, इतना इन्फ्लेम्ड है, तो प्लासेंटा जिसको हम लोग फूल बोलते हैं, वो यूटरस के ऊपर की तरफ होना चाहिए. इट हैज टू बी टुवर्ड्स द फंडस. लेकिन उन महिलाओं में देखा जाता है वो प्लासेंटा नीचे की तरफ है. दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा प्रीविया. और सिर्फ वही नहीं, बहुत बार वो प्लासेंटा जो है बहुत इम्बेडेड रहता है यूटराइन वॉल में, मतलब एकदम इम्बेडेड रहता है. प्लासेंटा एक्रीटा बोलते हैं इसको. तो डिलीवरी के टाइम में ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए वो प्लासेंटा निकालना भी डिफिकल्ट होता है एंड मैसिव ब्लीडिंग भी हो सकता है. इनफैक्ट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जब हम लोग प्रेगनेंसी के बात कर ही रहे हैं, इन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट देखा भी गया है दे हैव हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मतलब उन लोग का ब्लड प्रेशर भी बनना शुरू होता है एंड एक टाइम के बाद इसको बोलते हैं प्री एक्लम्पशिया. मतलब होल बॉडी इज स्वेलिंग अप, द बीपी इज गोइंग हाई. तो अर्जेंटली ऑब्स्टेट्रिशियन को बेबी डिलीवरी भी करना पड़ सकता है. और एक सवाल है, पूछा गया है कि क्या इस एज के कारण भी ये समस्या होती है? यस, एज के कारण होती है. तो ये जो है, जैसे हम शुरू में ही बोले थे कि एंडोमेट्रियोसिस उन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है 35 years and above. If a woman gets married early and has a baby early, तो ये जितना मतलब during pregnancy ना, ये endometriosis flaring up कम होता है. Because since 9 months she is not bleeding, she is not menstruating, तो endometriosis का जो सूजन है
वो 9 मंथ्स टाइम मिलता है वो हील होने में। लेकिन जिन महिलाओं में लेट मैरिज होता है या वो लोग बेबी प्लानिंग को डिफर करते हैं, डिले करते हैं, 35 इयर्स के ऊपर उनका एज है, एक बार भी कंसेप्शन नहीं आया, तो उन महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बिकॉज एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन होता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड बैकफ्लो करके डिपॉजिट होने लगता है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर पीरियड से इसे रिलेट करें, अगर किसी का पीरियड जो है वो 7 दिनों तक रहे, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 27 डेज से कम का हो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत होता है एंडोमेट्रियोसिस का। इज इट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, देखा गया है विद एज, जैसे जैसे महिलाओं में एज बढ़ना शुरू होते हैं, तो उस टाइम से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो ड्यूरेशन भी बढ़ता है एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शॉर्ट होने लगता है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई महिलाओं में देखा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेंजिंग फ्रॉम 22 to 24 days, तो उनका तो इतना जल्दी जल्दी पीरियड आना शुरू होता है। सिर्फ वही नहीं, अगर ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज फॉर 5 to 7 days, मतलब शी इज ब्लीडिंग फॉर अ मोर लॉन्गर नंबर ऑफ डेज, तो जितना उनका ब्लीडिंग होगा उतना ही एंडोमेट्रियोसिस का सूजन तो फ्लेयर अप होगा ही। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी एक बात है कि क्या फेलोपियन ट्यूब को भी अफेक्ट करता है, या एंडोमेट्रियोसिस के कारण फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है? क्या ये सही है? यस, ये सही इस तरीके से है। देखिए, इनडायरेक्टली ये बहुत वैलिड है। फिलोपियन ट्यूब एंड एंडोमेट्रियोसिस का रिलेशन ऐसा है, दो तरीके से हम समझाएंगे। पहले, अगर पेल्विक कैविटी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, और जैसे हम एक पॉइंट में हम ये मेंशन किए थे, अंदर में ऑर्गन सारे चिपकने लगता है, तो क्या होता है ना, अंदर का एनाटॉमी पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इस कारण से, वो डिस्टॉर्शन के कारण से फिलोपियन ट्यूब अंडर प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, अगर ट्यूब के चारों ओर इन्फ्लेमेशन हो, वो धीरे धीरे वो ब्लॉक हो जाता है, क्लोज हो जाता है। दैट इज वन पॉइंट। The other point is, because of the distortion of anatomy, this I would like to mention from all my viewers, because of the distortion of anatomy, there is also a risk of ectopic pregnancy. हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर अंदर का माहौल सही ना हो, ज्यादा डिस्टॉर्शन हो, अलाइनमेंट एकदम सही ना हो, तो क्या होता है, इवन इफ द लेडी कंसीव्स, वो एम्ब्रायो जो है वो ट्यूब में ही ट्रैप हो जाता है, वो यूटरस तक पहुंच नहीं पाता, और एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली वो रप्चर होता है। सो इन एंडोमेट्रियोसिस देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी which we cannot overlook. ओके। और मैम, यहाँ पे एक दर्शक ने सवाल किया है कि क्या पीरियड्स में जो ब्लड फ्लो है, अगर वो कम हो तो इससे कोई प्रॉब्लम है आगे के लिए? देखिए, पीरियड में अगर ब्लड फ्लो कम हो तो उसका कारण दूसरा हो सकता है, मतलब दैट इज अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। आई वुड लाइक टू मेंशन टू हर that really does not have anything to do with endometriosis, but on her own it's a good question. अगर menstrual flow कम होने लगे ना कोई महिला में, उनको लगे कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है, it indicates two things. One, she could be having polycystic ovaries, because in polycystic ovary देखा गया है patients have oligomenorrhea, दैट इज उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन भी बढ़ना शुरू होता है, दे हैव डिलेड साइकिल। सिर्फ वही नहीं, इनका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो नॉर्मली जो 2 से 3 दिन जो नॉर्मली फ्लो होना चाहिए औरत में, वो चीज नहीं होता है, कम होता है। एंड द अदर पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट ओवरलुक इज ट्यूबरकुलोसिस। बहुत बार अगर बच्चादानी के अंदर का जो परत है, एंडोमेट्रियम जो है, अगर टीबी का इन्फेक्शन हो तो धीरे धीरे वो परत सूखने लगता है, तो उन महिलाओं में भी मेंस्ट्रुअल फ्लो कम होता है। तो ये दो चीज अगर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कोई डिस्कस करे और इसका इवैल्यूएशन करे तो सही होगा। और इसे डायग्नोस कैसे किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस को? राइट, देखिए, एंडोमेट्रियोसिस सबसे पहले अगर कोई डॉक्टर को हम लोग विजिट करे, कोई पेशेंट कोई डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए या फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाए, तो सबसे पहले एक डिटेल हिस्ट्री लिया जाता है।
उस हिस्ट्री में ही हम लोग को पता चलता है इफ द लेडी इज कंप्लेनिंग ऑफ अ क्रॉनिक पेल्विक पेन, excessive pain during menstruation, dysmenorrhea. Third, pain during intercourse, dyspareunia. अगर ये तीन चीज कंप्लेन करे तो गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत वो थोड़ा हिंट हो जाता है दैट द लेडी कुड बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस. तो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले पेशेंट का हिस्ट्री से ही हम लोग को थोड़ा क्लू मिल जाता है जो प्रॉब्लम किस तरीके का है. सेकेंड, pelvic examination. तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दैट गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन्स द लेडी. ड्यूरिंग pelvic examination, अगर वो pelvic examination बहुत ज्यादा पेनफुल हो वो औरत के लिए, या जब pelvic examination करने जाए हम लोग देख रहे हैं कि यूटरस के पीछे, वी कॉल इट यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, यूटरस का जो पिछले जो हिस्सा होता है वहां पर अगर नोड्यूल्स है, मतलब गांठ गांठ टाइप का है पूरा नोड्यूल्स, इफ इट्स अ नोड्यूलर फील एंड शी इज हैविंग टू मच पेन, दैट इज अ वेरी वेरी clinical sure shot indication of endometriosis. That this is the second point. Pelvic examination. Pelvic examination में भी ये भी समझ में आता है कि अगर कोई बड़ा सिस्ट है तो उसको भी हम लोग यूट्रस के बगल वाले जो एडमिक्चर है वहां पर एग्जामिन करते हैं तो थोड़ा वो फिंगर्स में फील होता है, because a gynecological examination is a very initial part and which gives the gynecologist a clue. Yes, now coming to the rest of the blood and the imaging test. So blood, the commonest blood test which we do in such patients is CA-125. CA-125 blood test marker जो है, blood marker जो है, अगर CA-125 का value high आता है more than 35, that gives us an indication that this could be endometriosis and pelvic inflammation. And then comes ultrasound. Ultrasound आज के जमाने में बहुत ही नॉन इन्वेसिव, पेशेंट फ्रेंडली, सेफ डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता चलता है दोनों ओवरी में चॉकलेट सिस्ट है कि नहीं. अगर चॉकलेट सिस्ट है वो कितना साइज का है, कितना बड़ा है, मल्टीपल चॉकलेट सिस्ट है कि नहीं, दैट इज वन थिंग. द अदर जो समझ में आता है पेल्विक एडहेशंस, मतलब सूजन है कि नहीं. थर्ड इज, बहुत बार ये भी देखा गया है वही एंडोमेट्रियम टिश्यू जब यूटरस में जमा हो जाता है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है यूटरस में जमा होता है उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस. नाउ एडिनोमायोसिस इज अ कंडीशन जो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि यूटरस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, बल्कि हो गया है और पूरा जो उनका वॉल है पूरा सूजन से भर गया है. तो ये सारी चीज अल्ट्रासाउंड में पता चलता है. एंड द फाइनल एंड द मोस्ट एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एन MRI. सो विथ एन MRI ऑफ द पेल्विक कैविटी, क्योंकि MRI वो मल्टीपल प्लेन्स में करते हैं तो एकदम बारीकी से वो देखा जाता है, माइन्यूट डिटेल्स, कि कितना ज्यादा वो एंडोमेट्रियोसिस फ्लेयर हुआ है और कहाँ कहाँ तक वो इन्वेट किया है, कौन कौन से ऑर्गन को इन्वेट किया. और तो these are the diagnostics. और इस बीच अंजू जी ने एक सवाल किया है कि क्या चॉकलेट सिस्ट रिमूव करने के बाद फिर हो सकता है? Yes, yes, this is a very good and a practical question. हर पेशेंट को ये जानना चाहिए क्योंकि उनको टेंशन भी होता है और ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उनको मैसेज पहुंचाए. These kind of issues have a recurrence rate. ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग चॉकलेट सिस्ट रिमूव कर दे तो उनका फिर से नहीं होगा. जितने दिन उनका रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जितने दिन उनका रहेगा, जितने दिन उनका, जब तक मेनोपॉज ना हो जाए, एक बार मेनोपॉज हो जाए तो वो एंडोमेट्रियोसिस सबसाइड हो जाएगा. लेकिन जब तक कोई महिला में मेनोपॉज ना हो, एंडोमेट्रियोसिस फिर से रेकर होने का चांस जरूर रहता. और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? और इसमें एक मैंने पढ़ा था कि ग्रेड 1 to 4 इसे कैटेगराइज किया जाता है. ग्रेड 1 से 2 एक माइल्ड होता है और 2 से 4 जो है वो सीवियर माना जाता है और उसी के अनुसार जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं. तो एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं तो एंडोमेट्रियोसिस को लेकर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं? राइट. देखिए, सबसे पहले आपको डिवाइड करना चाहिए
कि उनको बेबी प्लानिंग करना है या फैमिली कंप्लीट है। ओके। तो महिलाओं में ये हिस्ट्री सबसे पहला लेना चाहिए कि एज क्या है, मैरिड लाइफ कितने दिनों का है, क्या उनका फैमिली कंप्लीट है कि नहीं। क्योंकि जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करेंगे अंकिता, तो ये दो तरीकों से होगा। अगर बेबी प्लानिंग का उनका सपना है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस पे अलग होता है, और अगर उनका बेबी फैमिली कंप्लीट है तो उनका एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट अलग होगा। क्योंकि जितने भी मेडिसिन है, अगर ट्रीटमेंट हम लोग कैसे भाग करेंगे, वन इज मेडिकल एंड वन इज सर्जिकल एंड वन इज फर्टिलिटी। तो मेडिकल जो जितने सारे मेडिसिन है, जो हार्मोनल मेडिसिन हम लोग देते हैं एंडोमेट्रियोसिस सप्रेस करने के लिए, वो आपको समझना होगा। वो मेंस्ट्रुएशन भी सप्रेस करता है, और मेंस्ट्रुएशन सप्रेस करता है मतलब ओव्यूलेशन भी सप्रेस करता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको शेयर करना है उनका प्लानिंग क्या है। अगर सिम्टम्स उनका इतना ज्यादा है और बेबी प्लानिंग वो डिफर करना चाहता है, पहले अपना सिम्टम्स को एलिविएट करके थोड़ा उनको रिलीफ मिलना चाहिए, तो हम लोग पेन ट्रीटमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो वी विल गो फॉर सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो वो हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जैसे हम लोग देते हैं, तो we can give oral contraceptive pill. Then there are a lot of hormonal medicines like medroxyprogesterone, because progesterone is the good hormone. प्रोजेस्टेरॉन इज द गुड हार्मोन जो प्रोटेक्ट करेगा उनका, और ईस्ट्रोजन फ्लेयर अप कम करेगा, मेंस्ट्रुएशन कुछ दिनों के लिए सप्रेस रखेगा जब तक सूजन उनका थोड़ा ठीक ना हो जाए। तब देन वी हैव अ लॉट ऑफ इंजेक्शंस आल्सो, लाइक वी हैव एगोनिस्ट इंजेक्शंस। बहुत बार ये सब इंजेक्शंस भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो स्टेजेस के ऊपर। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है कोई महिला में वो अलग होगा। तो अगर सिम्टम्स ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रहा है, तो वी स्टार्ट विथ ओरल मेडिसिन फर्स्ट। इफ दैट डज नॉट वर्क, वी गो फॉर हार्मोनल इंजेक्शंस टू सप्रेस द मेंस्ट्रुएशन। तो कुछ दिन, कुछ महीना जो है उनका मेंस्ट्रुएशन बंद रहेगा, और उनका ये जो अंदर का सूजन है वो ठीक होगा। और किन द नेक्स्ट यस मैम यू नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो है लैप्रोस्कोपी। तो बहुत बार ऐसे भी हम लोग देखे हैं, वो सही भी होता है, एंड वो दो तरीकों से हेल्प होगा, सिम्टम्स ऑल्सो, फर्टिलिटी ऑल्सो। बहुत बार इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो सर्जन है वो दो तरीके से काम करेंगे। एक, अंदर में जितना भी उनका अडहेशंस है तो वो कट करके, वो अब्लेट करके, एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स को थोड़ा बहुत अब्लेट करके, एडिशियोलाइसिस करके, वो जितना हो सके पेल्विक कैविटी को साफ कर देगा। इससे क्या होगा, उनका पेन जो है, उनका मेन कंप्लेन, वो उनका कम हो जाएगा। प्लस द सर्जन विल ऑल्सो ट्राई टू रेस्टोर द एनाटमी। वो एनाटमी जो डिस्टॉर्ट हो गया था उसको भी थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। So that lady post laparoscopy even can try naturally for a baby, say for the coming immediate 3 to 6 months. और अगर फर्टाइल हेल्थ के अलावा बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस के कारण और किस किस तरह के मेडिकल कंडीशंस अराइज हो सकते हैं? राइट, देखिए एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड जो इश्यूज, जो एक तो मैंने आपको समझाए कि द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अराइज इज डेफिनेटली terrible pain. The pain can slowly progress, a chronic pelvic pain. That is one thing. The second thing is जहां पर वो endometriotic deposit होगा उसका complication, जैसे अगर urinary bladder affect हो रहा हो तो it can be painful urination. अगर rectum affect हो रहा हो तो it can be difficulty and pain in passing stool. इस तरीके से देखा गया है, जो अगर हम लोग सर्जरी भी करने जाए तो बहुत बार ऐसा भी होता है, अगर चॉकलेट सिस्ट जो है ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी, अगर बड़ा सिस्ट है और वो हम लोग रिमूव करने जाए और किसी भी तरह वो पंक्चर हो जाए, तो वो चॉकलेट फ्लूइड के कारण दे कैन बी हेमोरेजिक असाइटिस इन द, मतलब पेट में पानी जमना शुरू होता है,
असाइटिक फ्लूइड जमना शुरू होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, मतलब ये जो ब्लड है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है, इट इज टॉक्सिक, वो अच्छा नहीं है। तो इस कारण से अंदर में इंफेक्शन होने का रिस्क इन एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट ज्यादा होगा, दैट इज वन थिंग। और अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो ये भी देखा गया है, ओवेरियन कैंसर, ovarian cancer is 4.2 times more commoner in endometriotic patients than in non-endometriotic patients. So this is a very long term, though it is rare, it is a rare complication. That is also an important message to my viewers. It's a rare complication, but it has also been seen that it is little more common in endometriosis patient. Similarly, non-Hodgkin's lymphoma बोलिए, वो भी देखा गया है endometriosis patients में, more common than in non-endometriosis patient. So these are some long-term complications. और एक चीज हम बताना चाहेंगे when we are talking about complications. Endometriotic deposit, a very rare location is even the lungs. ये भी viewers को जानना है, जो one of the organs like the urinary bladder and the rectum, जहां पर ये blood जाके deposit हो सकता है, वो हो गया lungs. So अगर ये सब जगह में menstrual blood जाके deposit हो और endometriotic deposit होने लगे ना, तो it can lead to further complications. ओके और जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया था कि अगर सिम्टम्स के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है या इग्नोर कर देते हैं, पेनफुल पीरियड्स, पेनफुल सेक्स होने के बाद भी इग्नोर करते हैं, तो क्या यही वजह है कि ये आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कैंसरस तक हो सकता है? Yes. देखिए, उनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग इतने हम लोग बात कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होने लगता है, इवन इफ वी डोंट reach up to cancer, because cancer is a very rare complication, even if we don't get scared for that, but the basic quality of life, early detection is the mantra in endometriosis. क्योंकि endometriosis जितना अंदर फैल जाएगा ना, उतना वो महिला में प्रॉब्लम होगा डे टू डे लाइफ, डेली एक्टिविटीज, उनका सेक्सुअल लाइफ बोलिए, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलिए, उनका वर्क एंड होम मैनेज करना बोलिए, एंड अनदर ब्रांच दैट अ लेडी विल फेस इफ शी इज प्लानिंग फॉर अ बेबी. कितना महिलाएं जो हम लोग के पास आते हैं, बाय द टाइम दे आर रीचिंग अस, वी आर सीइंग दैट इट्स अ कंप्लीट फ्रोजन पेल्विस, मतलब उनका अंदर में इतना सूजन हो चुका है तब तक, जो अंदर में सब कुछ फ्रीज हो चुका है. तब हम लोग के पास ऑप्शन भी कम होते हैं. और उसमें क्या होता है ना, अगर हम लोग आईवीएफ भी करें, बिकॉज द फाइनल ट्रीटमेंट एंड द मोस्ट फॉर एडवांस स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, द ओनली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली आईवीएफ. तो आईवीएफ में भी उनको सक्सेस कम मिलेगा अगर इतना ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस फेल कर चुका है. ओके और अगर एंडोमेट्रियोसिस का जो स्टेज है वो माइल्ड है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हुआ है, तो क्या नेचुरल तरीके से भी उसे ट्रीट किया जा सकता है ताकि एक महिला कंसीव कर सके? राइट, यस, वो किया जा सकता है. जो जो पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द एज ऑफ द लेडी शुड बी लेस. सो अगर यंग लेडी है, एज उनका कम है, मतलब शी स्टिल हैज टाइम, उनका ओवेरियन रिजर्व अच्छा होगा. तो इफ द लेडी अकॉर्डिंग टू मी शुड बी लेस देन 30 years ऑफ एज, उनका अगर बहुत अर्ली एंडोमेट्रियोसिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमल टू माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, मतलब थोड़ा बहुत अंदर में सूजन है, ओवरीज अफेक्ट नहीं हुए हैं, अंदर में एनाटॉमी डिस्टॉर्ट नहीं है, चॉकलेट सिस्ट नहीं है, मतलब अंदर का माहौल अभी भी ठीक ठाक है, तो उन महिलाओं को हम लोग ओव्यूलेशन इंडक्शन का मेडिसिन देके, आइदर वी आर गिविंग क्लोमिफीन और लेट्रोजोल, जो भी जिसका प्रेफरेंस है, ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन देके, फॉलिक्यूलोमेट्री करके, वी हैव टू डू इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे ऑफ कोर्स, कि ओव्यूलेशन इंडक्शन का हम लोग मेडिसिन दे, फॉलिक्यूलोमेट्री करे, और फॉलिक्यूलोमेट्री करके हम लोग जैसे जैसे उन लोगों को बोलेंगे, मतलब एक साथ रहने के लिए, हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहने के लिए, वो चीज हम लोग बोलते जाएंगे. लाइक दिस द कपल कैन ट्राई फॉर अ नेचुरल कंसेप्शन फॉर मे बी 3 to 6 months.
और जी, और एक मैंने ये भी पढ़ा था कि बहुत ज्यादा लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन या र्यूमर ही है कि अगर आप एंडोमेट्रियोसिस के साथ कंसीव कर भी लेती है एक महिला तो उसमें सी सेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं डिलीवरी की। राइट हाँ, ये एकदम सही बात है, क्योंकि अंदर में ऑलरेडी इतना सूजन है। अगर ऑर्गन्स तब तक काफी चिपक चुका होता है तो उनको नेचुरली मतलब नॉर्मल लेबर उनके लिए रिस्की हो सकता है। सिर्फ वही नहीं, नॉर्मल लेबर उनके लिए बहुत दिक्कत भी होगा। एंड जैसे हम पहले बोले कि ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस भी एंडोमेट्रियोसिस में इट्स क्वाइट कॉमन, लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, आपका प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क, आपका प्री एक्लैम्पशिया, तो इन सब कारणों के लिए एनीवे द ऑब्स्टेट्रिशियन इज नॉट गोइंग टू टेक अ चांस। प्लस अगर एंडोमेट्रियोसिस का हिस्ट्री है दैट मीन्स दिस इज अ वेरी प्रीमियम प्रेगनेंसी। हम लोग किसी भी तरीके से वी कैन नॉट टेक अ चांस इन गिविंग अ प्रोलॉन्ग लेबर। मतलब ट्रायल ऑफ लेबर देने का भी एक टाइम पीरियड रहेगा, एक सीमा रहेगा। हम लोग वी कांट गिव अ लॉन्ग ट्रायल ऑफ लेबर टू दैट लेडी बिकॉज इट माइट कॉज फीटल डिस्ट्रेस। तो उन कारणों के लिए many of the obstetricians, to prevent any kind of complications to the mother and the baby, to prevent too much of postpartum hemorrhage, baby delivery के बाद हो सकता है that lady has a profuse bleeding, ये सब कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ सेफ सिजेरियन सेक्शन। ओके। और जैसे आपने ये भी बताया ना कि अगर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, अगर माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है तब नेचुरल तरीके से एक महिला कंसीव कर सकती है, लेकिन अगर वो सीवियर है और एक महिला को महिला बेबी की प्लानिंग कर रही है तो फिर क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, अगर उम्र ज्यादा है, अगर 35 के ऊपर एज है एंड एंडोमेट्रियोसिस ऑलरेडी काफी अंदर फैल चुका है, there are even chocolate cysts in the ovaries, then definitely IVF, and IVF is the treatment of choice. But if a couple comes to us जिनका बहुत दिन का शादी का नहीं है, जो महिला है उनका एज भी कम है, अराउंड 28 to 32 years of age, मतलब 35 years से कम है, और उनका ओवेरियन रिजर्व मतलब हम लोग अल्ट्रासाउंड करके जो नंबर ऑफ फॉलिकल्स अंडाशय में चेक करते हैं वो भी ठीक है, AMH एंटी म्यूलेरियन हार्मोन का वैल्यू भी ठीक है, देन वी कैन गिव आर IUI का ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का मोटा मोटी 3 to 4 cycles of IUI का ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं, फेलिंग विच IVF। बट इफ द एज इज ऑन द हायर साइड, ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि एग क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एग क्वालिटी उनका खराब हो रहा है और एज ऑलरेडी ज्यादा है, प्लस अंदर में काफी एंडोमेट्रियोसिस फैल चुका है, देन IVF इज द ट्रीटमेंट एंड द बेस्ट ऑप्शन। ओके। और अगर डाइट टिप्स की बात करें तो एक महिला को क्या कुछ फॉलो करना चाहिए? देखिए, डाइट टिप्स में डेफिनेटली जो जो खाने से इन्फ्लेमेशन कम होता है उसको फोकस करना चाहिए, और जो सब खाने से बॉडी वेट एंड अंदर में सूजन बढ़ना शुरू होगा, रिस्क रहेगा, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फूड विच नीड्स टू बी अवॉइडेड इज इफ द पर्सन इज टेकिंग टू मच ऑफ कैफीन इनटेक कम करना चाहिए, जिसको चाय कॉफी ये, if anybody is taking alcohol तो वो कट डाउन करना चाहिए इन द मॉडर्न एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कट डाउन ऑन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, फैट जो है फैटी फूड मतलब टू मच ऑफ फ्राइड फूड, जंक फूड जिसमें आपका सैचुरेटेड फैट का लेवल ज्यादा है, वो कम करना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट से अंदर सूजन बनना शुरू होता है। तो ये सब खाना जरूर अवॉइड करना चाहिए। अभी कौन कौन से खाने में फोकस करना चाहिए, फोकस डेफिनेटली करना चाहिए थिंग्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, देन कलर्ड फूड जो आप जानते होंगे, थिंग्स लाइक बेरीज, ऑरेंजेस, बीटरूट, जो अच्छा होता है महिलाओं के लिए एनीवे, दिस इज अगेन वेरी गुड। तो ये एंड विटामिन में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब सप्लीमेंट्स में फोकस करना चाहिए। ओके। इवन थिंग्स लाइक होल ग्रेन्स, नट्स, वॉलनट, आलमंड, ये सब भी सेफ है, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, कैन बी सेफली टेकन।
और एक सवाल मुझे ये शायद पहले पूछना चाहिए था, ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि Right. एंडोमेट्रियोसिस के साथ अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो एंडोमेट्रियोसिस कहीं ना कहीं 30 to 50% तक उसकी जो कंडीशन है वो ठीक होता है। क्या ये बात सही है? Yes, yes. देखिए, कंसेप्शन एंड प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बिकॉज आपको समझना है प्रेगनेंसी मतलब 9 months. नाउ एक एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट का अगर 9 महीने तक प्रेगनेंसी के कारण मेंस्ट्रुएशन बंद रहे, शी इज नॉट ब्लीडिंग, या तो अंदर का जितना भी डिपॉजिट हुआ था, जितना भी सूजन हुआ था, वो हील होने का उनको टाइम लगता है. इस कारण से प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियोसिस में वो एक सेफ गार्ड है. वो हील होने का उनको टाइम मिल जाता है. तो बाय द टाइम शी इज गोइंग फॉर हर डिलीवरी, तो देखा जाएगा. अनदर थिंग विच आई शुड टेल यू इज रिगार्डिंग दिस पॉइंट या ओनली, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनना शुरू होता है. Now, progesterone is actually the good hormone which protects a woman's uterus, protects the reproductive organs. Estrogen flare up कम होता है. तो ईस्ट्रोजन के कारण, ईस्ट्रोजन जितना फ्लेयर अप होगा एंडोमेट्रियोसिस उस कारण से ही तो होता है. या तो अगर ईस्ट्रोजन सप्रेस हो एंड प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हो, दैट इज डेफिनेटली अ गुड साइन. क्योंकि ऐसे भी ट्रीटमेंट ऑप्शन में एक प्रोजेस्टेन थेरेपी भी होती है। Yes, absolutely. Medroxyprogesterone. We are routinely giving this medicine. This is, in fact, one of the initial treatment, medical treatment in endometriosis, where we are giving medroxyprogesterone acetate. We are giving it cyclically, continuously to a patient. वो कंटिन्यूअसली हम लोग देते हैं ताकि जितने भी उनका अंदर का सूजन है वो थोड़ा हील करने का उनको टाइम मिले, और यूटरस को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्यूचर यूटराइन कैंसर. Because we don't want too much of proliferation. We don't want too much of estrogen. Too much of estrogen, hyperestrogenemia, is again not good for a lady. या At the same time, इसके साथ हम लोग को ये भी देखना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अंकिता, जैसे हम बोले विटामिन टी. कोई भी महिला में जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के कारण, वो हील होने का टाइम दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हर बोन्स एंड हर हार्ट शुड नॉट गेट हैम्पर्ड. तो फॉर दैट रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेल द लेडी टू टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ताकि उनका बोन हेल्थ हम लोग मेंटेन कर सके, which you know during the perimenopausal after the age of 40 the bone health gets hampered. तो वो प्रोटेक्ट करने के. ओके। और अगर मैं लास्ट में ये सवाल पूछूं कि क्या ये टोटली क्योरेबल है? देखिए, टोटली क्योरेबल डेफिनेटली, the total cure is only after menopause. या Before menopause in a lady of endometriosis, it can be suppressed. Whether you talk about laparoscopy, whether you talk about medical drugs, whether you talk about injections, Depo-Provera injections, yeah, if we are inserting a kind of a Mirena inside, that is a intrauterine device जो हम लोग यूट्रस के अंदर हम लोग insert कर देते हैं. This is only for women who have completed the family. हम लोग अगर एक insert करें, that is going to protect the uterus. But that is not a permanent cure. That is to suppress the menstruation. That is to cure the endometriosis, to give her a good quality of life. But once these are taken off, that they can be a flare up again. So that is why endometriosis can be controlled. Endometriosis को हम लोग suppress कर सकते हैं, control कर सकते हैं, एक अच्छा quality of life दे सकते हैं. लेकिन परमानेंट क्योर शुरू में तो नहीं होगा, वो तभी होगा व्हेन अ वुमन अटेन्स मेनोपॉज. ओके। और डॉक्टर फाइनल अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल टेक अवेज क्या है इस सेशन से, तो आप क्या देना चाहेंगी? राइट, टेक अवे सेशन जो हम शुरू में ही बोले, द मेन मंत्रा ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इज अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट. तो हम सब व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि आप अपना जो प्रॉब्लम्स है वो जितने कुछ दिन आप वॉच करिए, आप अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर फॉलो करिए, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को वॉच करिए, आपका ये जो पेन है ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं वो देखिए.
आपका सेक्सुअल लाइफ आपका सेटिस्फाइंग है या वो ज्यादा पेनफुल एंड डेबिलेटिंग है, वो चेक करिए। अगर ये सिम्टम्स आप गॉच करते रहोगे और समय के साथ आप देखते रहोगे कि वो फ्लेयर अप हो रहा है, तो प्लीज उसको खुद में मत रखिए, जाके गायनेकोलॉजिस्ट, एक फर्टिलिटी सेंटर आप विजिट करिए। बेबी प्लानिंग का अगर आपका सपना है तो प्लीज एंडोमेट्रियोसिस में डीले मत करिए, ये बहुत दिक्कत होगा आपको बाद में कंसीव करने में। तो इसीलिए तुरंत जाके फर्टिलिटी कंसल्टेंट से विजिट करिए, अपना प्रॉब्लम्स शेयर करिए, बेबी प्लानिंग का जो ट्रीटमेंट है उसको टेक फॉरवर्ड करिए। दैट इज वन थिंग। The other which I would like to say as my final year, for every patient the treatment is different. Yeah. ये भी समझना होगा कि हर महिला के लिए ट्रीटमेंट सेम नहीं है। ये कौन से स्टेज ऑफ लाइफ में है, क्या उनका एज है, उनका फैमिली कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इट्स अ वेरी टेलर मेड ट्रीटमेंट अप्रोच. So for every patient, for every woman, the treatment approach is different. Okay. Thank you so much, doctor, for giving your precious time to us once again. Thanks a lot. I really hope I could enlighten everybody by whatever I could share with them. And a very nice experience, Ankita. Thank you so much for your support and cooperation. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस को लेकर जितनी भी जानकारी थी वो आज आप तक जरूर पहुंच गई होगी कि आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या कुछ इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, किस तरह से ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ एक महिला के लिए कंसीव करना भी पॉसिबल है, नेचुरली भी पॉसिबल है, और जैसा कि डॉक्टर डॉरोथी घोष बता रही थी कि आईवीएफ की मदद से भी पॉसिबल है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उस पर बातचीत करें, किसी डॉक्टर से उस पर राय लें, उनसे विस्तार से जानकारी लें, तो आप हमें उस विषय के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 6366363030। तो इसी के साथ इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद ज़ेल्थी। थैंक यू सो मच।